नमस्कार। आज बात करेंगे भारत की सियासत के एक सबसे कह सकते हैं नाटकीय किस्से की, केजरीवाल केस। इसमें एक कथित घोटाला है, एक मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी है और एक ऐसा अदालती फैसला है जिसे ऐतिहासिक कहा जा रहा है। जरा सोच कर देखिए, आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी, ये अपने आप में एक सियासी भूचाल था। तो आज हम क्या क्या समझने वाले हैं? हम शुरू करेंगे उस नई शराब नीति से, फिर देखेंगे कि सीबीआई और ईडी के आरोप क्या थे, उसके बाद चुनाव, हार और जेल की पूरी कहानी, और आखिर में उस ऐतिहासिक फैसले और उसके बाद उठने वाले सबसे बड़े सवालों पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत में चलते हैं। सबसे पहला सवाल तो यही है कि दिल्ली सरकार को आखिर अपनी शराब नीति बदलनी ही क्यों पड़ी। खैर, उनका कहना था कि लक्ष्य एक ही था, राज्य का खजाना भरना, मतलब रेवेन्यू को बढ़ाना। तो पुरानी और नई पॉलिसी में फर्क क्या था? अरे जमीन आसमान का फर्क था। देखिए, पुरानी पॉलिसी में ज्यादातर दुकानें सरकारी थीं, लेकिन नई पॉलिसी में सरकार शराब बेचने के धंधे से पूरी तरह बाहर हो गई। मतलब सब कुछ 100% प्राइवेट। जहां पहले लाइसेंस फीस लॉटरी से सिर्फ 7 लाख रुपए की थी, वहीं अब नीलामी का बेस प्राइस ही 5 करोड़ रुपए रख दिया गया था। और आम लोगों के लिए, मतलब ग्राहकों के लिए, तो जैसे पूरी दुनिया ही बदल दी गई थी। ड्राई डे 21 से घटाकर सिर्फ 3 कर दिए गए, दुकानों को सुबह 3 बजे तक खोलने की इजाजत मिल गई और बाय वन गेट वन जैसे ऑफर्स की तो पूरी छूट ही दे दी गई। मकसद साफ था, दिल्ली का पैसा दिल्ली में ही रहे, लोग शराब के लिए नोएडा या गुड़गांव की तरफ ना भागें। तो सब कुछ ठीक चल रहा था, फिर गड़बड़ कहां से शुरू हुई? जिस पॉलिसी को इतने बड़े बड़े दावों के साथ लाया गया था, उसे अचानक 31 जुलाई 2022 को वापस क्यों लेना पड़ा? और यहीं से कहानी में एंट्री होती है सीबीआई और ईडी की। सबसे पहला और सबसे बड़ा इल्जाम जो सीबीआई ने लगाया वो था कि इस नई पॉलिसी से दिल्ली सरकार के खजाने को सीधा सीधा 500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। अब ये रकम छोटी नहीं है। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ नुकसान की नहीं थी। दूसरा आरोप तो इससे भी कहीं ज्यादा सनसनीखेज था। एजेंसियों का कहना था कि ये पॉलिसी कुछ खास लोगों को, जिन्हें साउथ ग्रुप का नाम दिया गया, उन्हें फायदा पहुंचाने के लिए ही बनाई गई थी, और इस फायदे के बदले में आम आदमी पार्टी को कथित तौर पर 100 करोड़ रुपए की रिश्वत मिली। अब ईडी की एंट्री होती है और वो इन सारी कड़ियों को एक एक करके जोड़ती है। उनका कहना था कि ये जो 100 करोड़ की रिश्वत थी, ये कैश में दी गई थी, और फिर हवाला के जरिए इस पैसे का इस्तेमाल हुआ गोवा में आम आदमी पार्टी के इलेक्शन कैंपेन को फंड करने के लिए। अब कहानी जांच की तंग गलियों से निकलकर राजनीति के खुले मैदान में आ जाती है। इन इल्जामों के बाद गिरफ्तारियों का जो सिलसिला शुरू हुआ, उसका अंजाम बहुत बड़ा और सियासी तौर पर बहुत ही विनाशकारी था। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। फरवरी 2023 में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया गिरफ्तार होते हैं। मार्च 2024 आते आते 9 समन के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी गिरफ्तार हो जाते हैं। और यहाँ से जो सोर्स है वो एक काल्पनिक लेकिन बहुत ही गंभीर तस्वीर दिखाता है। वो कहता है कि मान लीजिए 2025 में दिल्ली में चुनाव होते हैं, एएपी हार जाती है और केजरीवाल अपनी सीट भी नहीं बचा पाते। और यहीं पर आपको असली सियासी खेल समझ में आता है। विपक्ष को पता था कि केजरीवाल की सबसे बड़ी ताकत क्या है, उनकी ईमानदारी की छवि। तो अगर उन्हें खत्म करना है तो सबसे पहले उनकी इसी ईमानदारी की छवि को खत्म करना होगा। सारी की सारी लड़ाई इसी कट्टर ईमानदार वाली इमेज पर आकर टिक गई थी। और फिर तकरीबन 3 साल तक चले इस सियासी और कानूनी ड्रामे के बाद कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। तारीख थी 27 फरवरी 2026, अदालत के फैसले का दिन। अच्छा, फैसले को ठीक से समझने के लिए ना, एक अंग्रेजी का शब्द है, उसे समझना बहुत जरूरी है। एक्सोनरेटेड। इसका सीधा सा मतलब है किसी को हर इल्जाम से, हर दाग से पूरी तरह बरी कर देना। नाम बिल्कुल साफ। और अदालत ने सिर्फ बरी नहीं किया, खुद अरविंद केजरीवाल के शब्दों में अगर कहें तो कोर्ट ने कहा ये इतना टुच्चा, फर्जी और मनगढ़ंत केस है कि इसमें मुकदमा चलाने लायक एक रत्ती भर भी सबूत नहीं है। सोचिए, ये सिर्फ एक क्लीन चिट नहीं थी, ये तो सीधा सीधा प्रोसिक्यूशन के मुंह पर एक तमाचा था। और इसके बाद जो हुआ वो शायद इंडियन जुडिशरी की हिस्ट्री में पहले कभी नहीं हुआ था। अदालत ने जांच करने वालों को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। कोर्ट ने सीबीआई को ऑर्डर दिया कि इस मनगढ़ंत केस में जो भी अधिकारी शामिल थे उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाए। तो केजरीवाल तो बरी हो गए, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि सच तो यह है कि कहानी यहीं से शुरू होती है। और शुरू होते हैं वो सवाल जो हमारे पूरे सिस्टम, हमारे लोकतंत्र की बुनियाद को हिलाकर रख देते हैं। फैसले के फौरन बाद 2 बिल्कुल अलग अलग रिएक्शन सामने आए। एक तरफ थी बीजेपी, जिसने कहा कि सीबीआई इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाएगी, और दूसरी तरफ थे अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने सीधे सीधे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पर साजिश का आरोप लगाया, देश से माफी की मांग की और दिल्ली में दोबारा चुनाव की चुनौती तक दे डाली। चलिए ठीक है, ये सब तो हो गया, पर असली सवाल तो अपनी जगह खड़ा है। 3 साल, एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर जेल में, एक पार्टी चुनाव हार गई, और आखिर में कोर्ट कहती है कि केस ही फर्जी था। तो भाई इसकी जवाबदेही किसकी है? कोई जिम्मेदारी लेगा? और यहाँ पर सोर्स एक बहुत ही दिलचस्प और कह सकते हैं कि एक परेशान करने वाले पैटर्न की तरफ इशारा करता है, जिसकी चर्चा आजकल खूब होती है कि कई विपक्षी नेता जिन पर ईडी या सीबीआई के बड़े बड़े केस चल रहे होते हैं, उनके सत्ताधारी पार्टी में शामिल होते ही वो केस या तो ठंडे बस्ते में चले जाते हैं या फिर खत्म ही हो जाते हैं। तो क्या ये सवाल पूछना लाजमी नहीं है कि क्या भारत की टॉप इन्वेस्टिगेटिव एजेंसियां कहीं सिर्फ एक सियासी औजार बनकर तो नहीं रह गई हैं? क्या उनका इस्तेमाल सिर्फ विपक्ष को ठिकाने लगाने के लिए हो रहा है?
और ये सवाल ना सिर्फ एक केस का नहीं है। सोचिए, जब सियासत पर से भरोसा उठ जाए, मीडिया पर से भरोसा उठ जाए और अब तो जांच एजेंसियों पर से भी भरोसा उठने लगे, तो एक आम शहरी, आम नागरिक आखिर किस पर यकीन करे, कहाँ जाए? और आखिर में सोस एक आम नागरिक की इस गहरी चिंता के साथ हमें छोड़ जाता है। वो कहता है, मुझ में और देश के सबसे अमीर आदमी में सिर्फ एक ही समानता बची है, मेरा एक वोट। अब वो भी मुझसे छीन लो। जब आपका सबसे बड़ा हथियार, आपका वोट, उसकी ताकत ही शक के दायरे में आ जाए, तो फिर लोकतंत्र का मतलब ही क्या बचता है?